तो आइए शुरू करते हैं। अभी का विषय वस्तु है कि कुंडली का चौथे भाव का फलादेश हम लोग कैसे करें, बृहत्पराशर होरा शास्त्र में क्या लिखा गया है, उसको हम लोग किस प्रकार से समझ सकते हैं। आप सबों को स्क्रीन दिखाई दे रही है? जी। चलिए, कभी कभी ज्यादा कदा नेटवर्क समस्याएं हो जाती है, जिसके कारण ऐसी स्थितियां कभी कभी ज्यादा कदा महीने में 1-2 बार हो ही जाती है। यहाँ पर लिखा जा रहा है पहले श्लोक में, यदि सुख भाव सुखेश और लग्नेश से युक्त हो, यदि सुख भाव सुखेश एवं लग्नेश से युक्त हो तो गृह का लाभ होता है। यदि लग्नेश सुखेश 6ठे 8वें 12वें में हो तो गृह प्राप्ति नहीं होती है। इस सूत्र को हम लोग कैसे समझें? यह एक साधारण सूत्र नहीं है, बहुत ही गुरु सूत्र है। इन गुरु सूत्रों को हम सबों को समझना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग कुंडली पर चलते हैं। किसी एक कुंडली को आधार मानकर हम सब समझने का प्रयास करते हैं। मान लिया जाए किसी भी लग्न की कुंडली, मेष लग्न की ही अगर कुंडली है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब सुखेश किसको कहेंगे? चौथे भाव को सुख भाव कहा जाता है। चौथे भाव को सुख भाव कहा जाता है। तो चौथे भाव के स्वामी को सुखेश कहेंगे। अब यहाँ पर यह चौथा भाव है। चौथे भाव में 4 नंबर की राशि लिखी गई है। 4 नंबर राशि के स्वामी चंद्रमा होते हैं। तो चंद्रमा एवं पुस्तक में लिखा जा रहा है लग्नेश। अब लग्न में कौन सी राशि है? तो लग्न में 1 नंबर राशि है। 1 नंबर राशि के स्वामी मंगल देव होते हैं। अब चंद्रमा एवं मंगल की युति यानी कि सुखेश एवं लग्नेश की युति अगर सुख भाव में ही हो, यानी कि मंगल और चंद्रमा की युति हो जाए, तो पुस्तक में लिखा जा रहा है कि गृह की प्राप्ति होती है, यानी कि घर का सुख मिलता है। घर का सुख मिलता है। तो चौथा भाव केवल घर का ही नहीं है। चौथा भाव केवल घर का ही नहीं है, हर चीज, बहुत से विषय वस्तुओं का, अस्थाई संपत्ति की भी है, अस्थाई संपत्ति की भी है, लोकप्रियता की भी है। इसे मित्र भाव भी कहा जाता है। मित्रता का भी, लोकप्रियता का कब बढ़ता है? जब मित्रता लोगों से बढ़ती है, लोकप्रियता बढ़ता चला जाता है। भूमि का भी है, भवन यानी मकान का भी है, वाहन का भी है, सवारी का भी। तो चौथे भाव के स्वामी एवं लग्नेश यदि दोनों ही चौथे भाव में होते हैं तो इन सभी विषय वस्तुओं की प्राप्ति होती है। यह एक साधारण सा सूत्र है जो सभी भावों पर लागू होता है। अगर लग्नेश एवं सप्तमेश दोनों की युति लग्न में हो जाए या सप्तम भाव में हो जाए, फिर क्या होगा? जो 7वें भाव का फल है वह उत्तम मिलेगा। यदि पंचमेश एवं लग्नेश की युति पंचम भाव में ही हो जाए तो फिर पंचम भाव के हर प्रकार के सुख सुविधाएं, मतलब जो भी फल है वो अधिक मिलेगी। यह एक सामान्य सूत्र है या नहीं है? जी गुरुजी। लेकिन अब यहाँ पे बातें आती है कि चौथे भाव से जब यहाँ पर लिख दिया गया कि घर का सुख होगा, तो घर के सुख के कारक कौन होते हैं? मंगल देव होते हैं। मंगल देव बने हुए मकान के कारक होते हैं। अगर कुंडली में कि मंगल ही अब खराब हो जाए, पीड़ित हो जाए, कमजोर हो जाए, फिर क्या होगा? अगर शुक्र मजबूत है, मंगल कमजोर है, शुक्र मजबूत है, फिर क्या होगा? चतुर्थेश एवं लग्नेश लग्न में ही और मंगल पीड़ित हो जाए और शुक्र अच्छे स्थिति में होकर बलवान हो, फिर किस चीज की प्राप्ति होगी? गुरुजी फिर से रिपीट कर दीजिए। धन संपदा की गुरुजी।
धन संपदा के तो कारक देवगुरु बृहस्पति होते हैं। शुक्र भी है, ठीक है, शुक्र को भी धन संपदा के कारक कहे जाते हैं, देवगुरु बृहस्पति को भी। दोनों में काफी अंतर है। देवगुरु बृहस्पति आए हैं और यह वाहन बचत। का सुख गुरुजी, वाहन भौतिक का सुख की सुख। प्राप्ति होगी गुरुजी, हाँ जी, भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। हाँ, भौतिक सुखों की भी प्राप्ति होगी एवं वाहन सुख मिलेगा। यानी कि 4 व्हीलर 5 व्हीलर, बहुत से व्यक्तियों को आप देखते होंगे कि उसके पास में रहने के लिए घर नहीं है लेकिन गाड़ी खरीद लिया। लेकिन जी, गाड़ी खरीद लिया मतलब क्या है, उसके मंगल खराब। अब ये नहीं कि बहुत से व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जिनके पास में रहने के लिए उचित घर नहीं है, 4 व्हीलर नहीं है, लेकिन लोकप्रिय बहुत है वो। तो इसका मतलब है कि चौथे भाव में चतुर्थेश एवं लग्नेश हो सकते हैं। और शनि कुंडली में कहीं भी हो, शनि कुंडली में कहीं भी हो, अच्छी स्थिति में होगा तो फिर क्या होगा, मित्रता वाली सुख, लोकप्रियता वाली सुख मिलेगी। शनिदेव भू संपदा के भी कारक हैं, खेती वाले जमीन के कारक हैं, तो उसमें भी वृद्धि होगी, अस्थायी संपत्ति तो होगी। तो कहने का मतलब यह है कि जिस भाव का स्वामी और लग्नेश, लग्नेश जिस भाव में होता है और उस भाव का स्वामी भी अगर उसी भाव में होता है तो उस भाव के फलों में वृद्धि होती है। लेकिन किस विषय वस्तु की वृद्धि होगी, वह विषय वस्तु के कारक ग्रह जो होते हैं वह भी ग्रह अच्छे होने चाहिए। वो भी ग्रह अच्छे होने चाहिए। यदि कारक ग्रह ही अच्छे न हो तो फिर क्या वह सुख मिलेगा, नहीं मिलेगा। और यही बातें कही जा रही है कि यदि लग्नेश एवं चतुर्थेश की युति कुंडली के छठे, 8वें या 12वें भाव में हो जाए फिर सुखों की हानि होती है। तो छठा, 8वां, 12वां भाव तो खराब है ही। यह भी एक सामान्य सूत्र है। अब आइए चलते हैं अगले सूत्र पर। यदि कोई कक्षा में नया है और प्रतिदिन की कक्षा में शामिल होना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप पर कक्षा में कंटिन्यू हो सकते हैं। अब दूसरे सूत्र में लिखा जा रहा है कि यदि दोनों केंद्र त्रिकोण में हो और शुभग्रह से युक्त हो, यदि दोनों केंद्र या त्रिकोण में हो, शुभग्रह से युक्त हो, तो सुंदर घर की प्राप्ति होती है, गृहादि की चिंता सुखेश से और गुरु से सुख की चिंता। अब घर कैसा होगा नहीं होगा, घर का विचार चौथे भाव के स्वामी से करना चाहिए। और मंगल भी बने हुए मकान के कारक हैं। देवगुरु बृहस्पति से सुख की इच्छा, देवगुरु बृहस्पति ठीक है तो सामान्यतः हर चीज ठीक होता है। भले देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि चौथे भाव पर पड़े ना पड़े, देवगुरु बृहस्पति की राशि चौथे भाव में हो ना हो, लेकिन जिसके कुंडली में आप सामान्यतः देखेंगे कि जिस व्यक्ति के कुंडली में देवगुरु बृहस्पति सामान्यतः अच्छी स्थिति में होते हैं, जीवन सामान्यतः उसका ओवरऑल अच्छा ही व्यतीत होता है, चाहे किसी भी भाव में क्यों ना बैठे हो। अगर शुभ भाव में बैठे हो तो ज्यादा उत्तम, अगर छठे, 8वें, 12वें में भी अगर अच्छी स्थिति के होकर, बलवान स्थिति के होकर बैठे हुए हैं तो सामान्यतः जीवन ठीक ही रहता है, अगर बीमारी को हटा दिया जाए तो। ऐसा क्यों? तो देवगुरु बृहस्पति दूसरे भाव के भी कारक हैं, धन भाव के कारक हैं, पंचम भाव बुद्धि भाव के कारक हैं, भाग्य के कारक हैं, कर्म के कारक हैं, आय के कारक हैं। तो दूसरा भाव वाणी का भी होता है। तो जिसके पास में धन संचय भी हो, जिसकी वाणी अच्छी हो, जिसके बुद्धि अच्छे हो, जिसके भाग्य अच्छे हो, जिसके कर्म अच्छे हो, जिसके आय अच्छे हो, क्या उसके जीवन में ज्यादा समस्याएं आएगी? नहीं गुरुजी। और ये सभी चीजें तो देवगुरु बृहस्पति के अधीन है। और यहां पर देखिए तीसरे सूत्र में लिखा जा रहा है
कि स्त्री वाहन आभूषण की चिंता शुक्र से, राहु शनि से आयु की चिंता करनी थी, सूर्य से पिता का, चंद्रमा से माता की चिंता करनी चाहिए, बुध से बुद्धि की चिंता करना चाहिए। जब एक कारक उन भावों के भावेशों से युक्त हो तो उन पदार्थों की वृद्धि करना चाहिए। यह सूत्र गूढ़ सा दिखता है। उन पदार्थों की वृद्धि कहना चाहिए। सुखेश केंद्र त्रिकोण में उच्च गए हुए ग्रह से दृष्टि। अब यहाँ पर जो बातें आई, यहाँ पे शुक्रदेव आ गए, जैसे कि सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु। चलिए, तो शुक्र की बात यहाँ पर लिख दिया गया। गुरु से सुख की चिंता, गुरु के भी बारे में हो गई बातें। राहु शनि से आयु की चिंता, सूर्य से पिता, चंद्रमा से माता, बुध से बुद्धि। अब केवल एक मंगल ही रह गए ना। तो यह चौथे भाव में यह सूत्र किस प्रकार लागू हो रहा है, कोई सदस्य बतला पाएंगे? चिंता गुरु किसे कहा जाता है? हाँ बोलिए। गुरुजी, अगर चौथे भाव के जो भी कारक ग्रह बनेंगे, चाहे वह बुध बने, गुरु बने, शुक्र बने, और जो उनका कारकत्व है, अगर वह लग्नेश के साथ शुभ भाव में होंगे तो अच्छा फल मिलेगा। लेकिन अगर वही षष्ठम, अष्टम, द्वादश में चले जाएंगे तो खराब फल मिलेगा, यानी फल तो अच्छे नहीं मिलेंगे। और दूसरा कि अगर वो आ, बीमारियों से रिलेटेड अगर 6, 8, 12 में चले जाएंगे तो गड़बड़ है, तब तो उनके बारे में सोचना पड़ेगा। लेकिन अगर बाकी चीज़ों के बारे में चले जाते हैं तो कुछ ठीक भी रहेंगे, ऐसा बोल सकते हैं गुरुजी। हाँ, यहाँ पर देखा जाए, यह जो सूत्र है, यह 2-3 श्लोक में एक ही सूत्र की विवेचना बतलाई गई है। यहाँ पर हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, इससे पहले वाले सूत्र को पुनरावृत्ति कर लेता है। यहाँ तक तो हम लोग स्पष्ट समझ ही गए हैं, यहाँ तक हम लोग समझ गए। इसके बाद में जो समझना है कि यदि चौथे भाव के स्वामी, यदि दोनों यानी कि चौथे भाव के स्वामी और लग्नेश, अब चौथे भाव के स्वामी चंद्रमा हो गए, कहीं भी होकर यहीं भी हो, लग्नेश मंगल हो गए, यहीं पे बैठ जाए, तो एक त्रिकोण में हो गया, दूसरा केंद्र में हो गया, अच्छी बात है, दोनों ही अच्छी बात बताते हैं। और शुभग्रह से युक्त हो तो सुंदर गृह प्राप्ति होती है, यानी कि चौथे भाव के प्रश्न संबंधी फल अच्छे मिलते हैं, बशर्ते उस प्रश्न से संबंधित कारक ग्रह भी अच्छे हों। यहां तक हम लोगों ने अभी तक समझा। अब उसके बाद में देखिए, घर की चिंता, सुख से, पहले सुखे से, चौथे भाव के स्वामी से घर की चर्चा, सुख के लिए देवगुरु गृहस्थ, चंद्रमा से माता, सूर्य से पिता, सभी ग्रहों के बारे में बता दिया। तो चौथा भाव मन का भाव है। चौथा भाव मन का भाव, मन का भाव है। अगर सूर्य चौथे भाव में अगर अच्छे स्थिति में है तब तो अच्छी बात, हमेशा अपने पिता का ख्याल रखेगा, पिता के प्रति आदर भाव रहेगा, क्योंकि मन भाव में संबंधित ग्रह बैठ गया, मन भाव में संबंधित ग्रह बैठ गया। ग्रह बैठ गया। अब वह किस प्रकार से चिंता करेगा, नफरत वाली चिंता या अपनापन वाली चिंता, मतलब अगर कोऑपरेशन वाली बात से हमेशा माता पिता का ख्याल रखना, वह भी तो एक प्रकार का चिंता ही हुआ ना, मन में जो बात परमानेंट मन में रहे। चौथा भाव मन का भी तो है,
जी। अब आपके मन में सबसे ज्यादा किसके प्रति अच्छे सोच या बुरे सोच, किसके प्रति सबसे ज्यादा है? अच्छे माता विचार या पिता। बुरे विचार, किसके प्रति सबसे ज्यादा है? तो जो संबंधित ग्रह जो होगा उसके प्रति आपके मन में ज्यादा बातें आएंगी ना। जी। अब वह बातें सकारात्मक भी हो सकती है, बातें नकारात्मक भी हो सकती है। तो अब तो वह ग्रह की स्थिति बतलाएगी, यदि पीड़ित होगा तो नकारात्मक, अच्छी स्थिति में होगा तो सकारात्मक। सकारात्मक। और दूसरा यहाँ पे यह भी बात बनता है, अब इसी में यहाँ पे लिखा गया है कि जब एक कारक उन उन भावों में भावेशों से युक्त हो तो उन उन पदार्थों की वृद्धि कहनी चाहिए। अब यहाँ पे लिखा गया सूर्य से पिता का, चंद्रमा से माता का, बुध से बुद्धि की, स्त्री का शुक्र से, पति का गुरु से। अब यहाँ पर जब एक कारक उन उन भावों में भावेशों से युक्त हो तो उन पदार्थों की वृद्धि कहनी चाहिए। अब किसी महिला की कुंडली हो और देवगुरु बृहस्पति 7वें भाव में हो, देवगुरु बृहस्पति 7वें भाव में हो और 7 नंबर, यहाँ पर जो 7वें भाव में 7 नंबर की राशि लिखी गई है, 7 नंबर राशि के स्वामी शुक्र देव होते हैं और शुक्र भी हो यहाँ पर, फिर क्या होगा? पति सुख अच्छा मिलेगा, पति सुख अच्छा मिलेगा। अच्छा मिलेगा। अब यहीं पे सूर्यदेव हो और शनि भी साथ में हो, तो अब यह सूत्र कह रहा है बृहत्पराशर होरा शास्त्र कि जब एक कारक उन उन भावों में भावेशों से युक्त हो, अब पिता का कारक पिता भाव में ही पिता भाव के स्वामी से युक्त हो तो उनकी वृद्धि कहनी चाहिए, यानी कि उनको सुख कहना चाहिए, उनको सुख कहना चाहिए। मतलब अच्छा स्थिति। लेकिन अब वह अच्छा स्थिति किस क्वालिटी की होगी इसके लिए भी समझे। अब यहीं पे 10 नंबर की राशि है, शनि की राशि है, शनि यहाँ पर स्वयं बैठा हुआ है, सूर्य भी है, तो एक अंधेरा दूसरा उजाला है, दोनों में नैसर्गिक समरसता है नहीं। अगर यहीं पे 1 नंबर की राशि होती या 8 नंबर का राशि होता, मंगल यहाँ पर ज्यादा होता तो पिता के सुख में ज्यादा वृद्धि होती ना। जी। पिता के सुख में ज्यादा वृद्धि हो जाता है, क्योंकि सूर्य एवं मंगल दोनों ही, मित्र है। दोनों में नैसर्गिक मित्रता है। अब शनि सूर्य है तो नैसर्गिक शत्रुता है, तो फलों में कुछ कम या अधिक कैसे हो सकता है? समान तो नहीं होगा, एक मित्रता वाली और दूसरी शत्रुता वाली, दोनों में समानता है नहीं है, नहीं। कुछ तो कमी बेसी का अंतर होगा कि नहीं होगा? जी। होगा, लेकिन सामान्यतः ओवरऑल यह अच्छा ही है, ओवरऑल यह अच्छा ही है। अब पुनः चलते हैं हम लोग अगले सूत्र पर। अपनी राशि उच्च अपनी अंश में होकर सुख स्थान में हो तो विचित्र प्रकार से मंडित गृह होता है। इस सूत्र को हम लोग कैसे, अब विचित्र प्रकार से मंडित क्या है? यानी कि सुंदर, मंडित का मतलब मढ़ा हुआ, सुंदर। खूब बढ़िया, सुंदर चित्रकारी नक्काशी सब कुछ। कहने का मतलब है अपने राशि यानी कि स्वराशि का हो गया। या यहाँ पर देखे इस सूत्र को समझना,
ज्यादा कठोर नहीं है, तो यह भी आसान सूत्र नहीं है। स्वकीय स्वांसगे स्वचे सुख स्थान स्थितो यदि, स्वकीय स्वांसगे, स्वकीय स्वांसगे स्वोचे सुख स्थान स्थितो यदि। टीका में लिखा जा रहा है कि अपनी राशि उच्च, अपनी राशि का हो या अपने उच्च राशि का हो, और अपने अंश में होकर सुख स्थान में हो, तो विचित्र प्रकार से मंडित गृह होता है, यानी कि घर सुंदर होता है। इसको हम लोग कैसे समझें? किसी भी लग्न की कुंडली मान लिया जाए कि ये 4 नंबर की ही लग्न हो गया, या 5 नंबर का ही हो जाए, किसी भी राशि का लग्न, 7 नंबर राशि की ही लग्न हो, 9 नंबर राशि की ही लग्न हो, 1 नंबर राशि की, या 2 नंबर राशि की ही लग्न हो। मान लिया कि 2 नंबर की राशि की लग्न है, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1। अब यह जो सूत्र हम लोगों ने पढ़ा है, यह सूत्र इस कुंडली में किस स्थिति में ग्रह अगर होगा तो यह सूत्र प्रभावी होगा। हम सबों को यह समझना है कि सीधे पढ़ के चल दे कि हाँ भाई कोई भी ग्रह अपने राशि या उच्च राशि का होगा तो घर विचित्र होगा, खूब बढ़िया होगा, सुंदर होगा। मतलब कैसे हम लोग समझ सकते हैं? कक्षा का नाम होता है परिचर्चा, आपस में चर्चा। जितना हम लोग चर्चा करेंगे उतना ही पहुंचेगा। उमा महंत जी, उमा महंत जी, उमा महंत नहीं बोल रहे हैं, चलिए बाद में बात करते हैं। तो इसको हम लोग कैसे समझेंगे? आप लोग इतने दिनों से पढ़ते हैं, कुछ तो बोलना चाहिए। गुरुजी सभी कुंडलियों में लागू नहीं होगा क्या? सभी चौथे भाव में, चौथे भाव के बारे में बता रहा है, सुख स्थान में हो तो लिख दिया कि अपनी राशि में हो। अपनी राशि, अपनी उच्च की राशि में करके की कुंडली में तो 7वें भाव के स्वामी शुक्र हुए और वही उसी में राशि में बैठ जाए। यहाँ बात चौथे भाव की चल रही है मेरे भाई। जी जी गुरुजी, चौथे भाव में ही। हाँ, तो अपने राशि, अपने उच्च और अपनी अंश में होकर सुख स्थान में हो तो विचित्र प्रकार से मंडित होता है। तो अपने राशि में, अब यहाँ पर 5 नंबर की राशि में तो कोई ग्रह उच्च का होता नहीं है, स्वराशि का होता है, तो सूर्यदेव हो गए। तो क्या वृषभ लग्न में जिसके चौथे भाव में सूर्यदेव होते हैं उन सभी व्यक्तियों के घर सुंदर ही होते हैं? ऐसा तो नहीं लगता। या 1 नंबर की राशि यहाँ पर हो जाए और सूर्यदेव हो तो, या कोई भी ग्रह अपने उच्च राशि में चौथे भाव में बैठा हो या स्वराशि का बैठा हो तो। लेकिन पुस्तक की तो बातें तो गलती नहीं हो सकती ना, या गलत हो सकता है? नहीं, गलत तो नहीं होगा गुरुजी। या तो शुक्र की दृष्टि हो या साथ में बैठ जाए, शुक्र सुंदर घर बनाते हैं। बोले गुरुजी मुझे लगता है जैसे हमने यहाँ पे वृषभ लगन की कुंडली ली, तो अगर सूर्य चौथे भाव में बैठा है सिंह राशि का होकर के और अपने मूल त्रिकोण अंश के आसपास हो, जो कि 10 से 20 के आसपास होता है, शायद मुझे इतना याद नहीं आ रहा, तो व्यक्ति सरकारी निवास में रह सकता है और एक या आसपास घर अच्छा होगा और सरकारी निवास मिल सकता है उसको, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, ऐसा कहा जा सकता है, ठीक है। लेकिन हम लोगों को पुस्तक के सूत्रों को भी तो समझना चाहिए कि पुस्तक का सूत्र कहना क्या चाहता है। तो पुस्तक यह कहना चाहता है
कि चाहे ग्रह चौथे भाव में हो, चौथे भाव में जो भी ग्रह बनता हो, अगर है वह ग्रह अपने स्वराशि का हो या अपने उच्च राशि का बैठा हो। पहला कंडीशन है यहाँ, ग्रह चौथे भाव में जो बैठा हुआ है वह अपने उच्च राशि का हो या अपने स्वराशि का हो, नहीं अनुसार, ठीक। और का मतलब यह है कि साथ में क्या हो, तो अपनी अंश में होकर, अपना अंश क्या हो गया, यानी कि नवमांश में वह ग्रह अपनी ही राशि में हो, अच्छा, अपनी अंश यानी कि नवमांश में अपने ही अंशों में हो, तो यहाँ हो गया जी। लेकिन यह तो घर की बात है, घर की सुख की बात है। चौथा भाव है तो चौथे भाव का विस्तृत वर्ग कुंडली जो होता है वह D4 कुंडली है। वह कौन सी कुंडली है? D4। D4 यानी कि चतुर्थांश कुंडली। तो चौथे, अब यहाँ पर यह सूत्र यहाँ बन के निकलता है कि जो ग्रह चौथे भाव में हो वह स्वराशि का हो, और चतुर्थांश कुंडली में यानी कि D4 कुंडली में भी वह अपनी ही राशि में हो, यानी कि चौथे भाव में बैठा हुआ ग्रह अपने स्वराशि का हो या उच्च राशि का हो, और D4 कुंडली में भी वह अपनी ही राशि का हो, तो घर बहुत सुंदर बनाता है या होता है या बनती है, यानी कि उसके भाग्य में सुंदर घर है। अब बातें स्पष्ट हुई? जी गुरु जी। जी गुरु। क्या बोनी जी, जो हमने कहा वह कहाँ तक क्या बात है? जी गुरु जी सही है। गुरु जी इसमें वो जो आपने शुक्र वाला जो बताया था ना शुरू में, मंगल एवं शुक्र का, तो उसमें ऐसा भी देखा गया है कि व्यक्ति का अपना घर नहीं होगा परंतु वो बहुत ही सुंदर और बड़े किराए के घर में रहता है। हाँ जी, आपने क्या बोला है, हम ना सुन पाए हैं ध्यान से। शुरू में जब आपने बताया था मंगल और शुक्र का, उस टाइम पे जब शुरू में कक्षा की, तो उसमें कई बार ऐसा भी होता है गुरुजी कि व्यक्ति के पास आय बहुत अच्छी है परंतु स्वयं का घर नहीं होता है, किराए के घर में, बहुत सुंदर किराए के घर में, बड़े किराए के घर में पूरी बहुत लंबी उम्र तक रहता है, जिसमें आपने कहा था ना कि वाहन बहुत पहले खरीद लेगा मगर घर नहीं होगा। तो ऐसा, ऐसे में वो किराए के मकान में भी रहता है, बहुत सुंदर किराए के मकान में। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, अब इसके बाद 65वें श्लोक में लिखा जा रहा है कि सुखेश कर्मेश से युक्त होकर, यानी कि चौथे भाव के स्वामी एवं दसम भाव के स्वामी दोनों की युति कुंडली के शुभ भाव में हो तो भी अच्छा घर व्यक्ति बना लेता है या अच्छा घर रहता है व्यक्ति के पास। यह सामान्य सूत्र है, यह सूत्र तो लगता है सभी कुंडलियों में कि चौथे भाव का स्वामी एवं 10वें भाव के स्वामी की युति कुंडली के शुभ भाव में हो, केंद्र त्रिकोण में हो, तो व्यक्ति अपना घर बना ही लेता है, चाहे अपना घर उसका होता है। अब इसके बाद में हम लोग अगले सूत्र पर चलते हैं। अगला सूत्र है कि सुखेश,
यानी कि चौथे भाव के स्वामी शुभाग्रह, सुखेश शुभाग्रह में हो, सुखेश शुभाग्रह में हो, शुभाग्रह से देखा जाता हो और बुध लग्न में हो तो मनुष्य बंधु पूज्य होता है, यानी कि लोकप्रिय होता है। सुखेश शुभाग्रह में हो मतलब क्या हुआ, यानी कि चौथे भाव का स्वामी, अब इसी कुंडली पर हम लोग देखो समझने का प्रयास करते हैं। अब सुखे से हो गए सूर्यदेव, सुखे सूर्यदेव हो गए, तो पुस्तक क्या कहता है, शुभग्रह में हो, यानी कि सुख भाव के स्वामी शुभग्रह की राशि में हो, यानी कि यहाँ पर हो जाए, 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 या स्वराशि का है तो फिर ठीक है। यानी कि शुभग्रह की राशि में चौथे भाव का स्वामी हो और शुभग्रह से देखा जाता है। अब यहाँ पर शुभग्रह अस्थायित्व देते हैं, शुभग्रह क्या देते हैं, अस्थायित्व देते हैं। पापग्रह अस्थायित्व नहीं देते, पापग्रह जल्दी वृद्धि देते हैं लेकिन अस्थायित्व नहीं देते। शुभग्रह वृद्धि कम देते हैं लेकिन अस्थायित्व देते हैं। शुभग्रह वह धरातल है जिसके नीचे छिद्र नहीं होते, पापग्रह वह धरातल है जिसमें ढेर सारे छिद्र होते हैं। कब यह सभी छिद्र खुल जाए कोई ठिकाना नहीं, कब आपका महल नीचे चलाएगा कोई ठिकाना नहीं, लेकिन शुभग्रह के धरातल में छिद्र नहीं होते। जब एक बार धरातल बन गया, आगे बढ़ गया, तो जितना दूर तक बढ़ेगा उतना दूर तक टिका हुआ है। इसीलिए तो हमारे गांव में कहा जाता है कि अच्छे विचारों से कमाए गए पैसे का फल बेटा ही नहीं पोता तक उसका शुभ भोगता है, मतलब उसका फल पोता भी भोगता है और उसका भी पोता भोग लेता है। लेकिन यदि हम बुरे कर्मों से पैसे कमाते हैं, वह जीवन के अंतिम क्षणों तक रुक नहीं पाता। कुछ ऐसी स्थितियां होती है कि न हम उसका सुख सही ढंग से भोग पाते हैं और ना ही हमारे संतान। वास्तव भले भौतिक सुख उस पैसों से भौतिक सुख प्राप्त कर ले, लेकिन उसे मानसिक सुख नहीं मिलने वाली। लेकिन अच्छे कायदे से यदि हम कमा रहे हैं तो भौतिक सुख भी ठीक ठाक, भौतिक सुख भले ही कुछ कम हो जाए लेकिन मानसिक सुख काफी मिलती है। चलिए अब यहाँ पर एक सूत्र की हम लोग और चर्चा कर लेते हैं। मातृ स्थान में शुभग्रह हो, मातृ स्थान यानी कि चौथे भाव में शुभग्रह हो, चौथे भाव का स्वामी उच्च राशि में हो और मातृ कारक हो, यानी कि चंद्रमा बलवान हो तो माता दीर्घायु होती है। यह केवल माता पर ही यह नियम लागू नहीं होता, ये सभी भावों पर लागू होता है। अगर दसम भाव का स्वामी अपने उच्च राशि में हो, 10वें भाव में शुभाग्रह हो, 10वें भाव के कारक ग्रह सूर्य देव अगर बलवान हो तो पिता दीर्घायु होंगे ना। हाँ हेलो, हाँ बोला, हाँ